अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ वॉइस में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शिराजी। नाजरीन, ऑडियो लीक से मुतल्लिक़ कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बैंक ने काम करने से रोका, बल्कि उसको नोटिफिकेशन भी मुअत्तल किया। तो साथ में स्पीकर कौमी असम्बली ने एक पार्लिमान की कमेटी बना दी और इस कमेटी के ख़िलाफ़ भी एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई है और साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के साहबजादे इसमें दरख्वास्त गुजार हैं और कल इस दरख्वास्त को सुना जाएगा, जिसमें सदा ये की गई है कि जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक इस कमेटी को कलअदम करार दिया जाए, इसको काम करने से रोका जाए। इस दौरान हमने देखा कि आज कौमी असम्बली का इजलास भी हुआ, जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि ऑडियो लीक से मुतल्लिक़ कमीशन इस पार्लिमान ने बनाया है, हुकूमत ने बनाया है और अदलिया पार्लिमान को डिक्टेट नहीं करा सकती। और मोर इम्पॉर्टेंट उन्होंने कहा कि हम अब चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पर जो वन मैन शो है इसे ख़त्म किया जाए। इस दौरान हुकूमत वक्त ने ऑडियो लीक्स कमीशन से मुतल्लिक़ केस पे एक दरख्वास्त भी दायर की, जिसमें ये कहा गया है कि कम अज़ कम जो लार्जर जजमेंट के अंदर बैठे 3 जजेस हैं, जिनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं और जस्टिस एजाजुल एहसन, उन्होंने ये कहा है कि इनसे मुताल्लिक़ क्योंकि ऑडियो टेप्स हैं तो लिहाजा बेहतर ये होगा कि ये मुकदमे को ना सुने और लार्जर बैंक दोबारा तश्कील दिया जाए। उन्होंने कहा कि जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट भी यही कहता है कि जब उनसे मुताल्लिक़ जो उनके अहल खाना से मुताल्लिक़ कोई मामलात हों तो उनको नहीं सुनने चाहिए। कितना वैलिड ये मामला है, कितना ये दुरुस्त आर्गूमेंट है, उसे मान के ऐसा किया भी जाएगा कि नहीं किया जाएगा। और साथ में एक और अहम बात, 9 मई के वाक़यात के बाद से अब 2 वफाकी वज़रा, वफाकी वज़ीर दाखिला और वफाकी वज़ीर दिफा साहब ये बार बार कह रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब का जो मामला है वो भी आर्मी ट्रायल के ज़ुमरे में आता है और उनके ख़िलाफ़ भी जो केस है मुमकिन तौर पे वो आर्मी एक्ट के तहत चलाया जा सकता है। आज हमारे साथ 2 ऑनरेबल लॉ के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। रज़ा पाशा साहब, आप चेयरमैन हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल के, सर बहुत शुक्रिया। और उनके साथ मौजूद हैं आबिद साकी साहब, आप साबिक़ वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हैं, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। हसन रज़ा पाशा साहब, सबसे पहले सर आप ही की तरफ आऊँगा और यही आर्गूमेंट लेके कि जो आज हुकूमत वक्त ने एक दरख्वास्त दी है कि अगर ये केस सुनना ही है लार्जर बेंच ने तो फिर बेहतर ये होगा कि जो 3 जज साहिबान हैं बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो इस सारे मामले से अलग हो जाएं। आपको लगता है कि इस आर्गूमेंट में, इस एतराज़ में कोई सब्सटेंस है? जी शराई साहब, बात यह है कि अगर आप नोटिफिकेशन देखें हुकूमत वक्त का जिसमें उन्होंने कमीशन मुकर्रर किया, उसमें TORs भी साथ मेंशन किए गए थे और उन TORs में एक TOR ऐसा था जिसमें वाज़े तौर पे ये लिखा था कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की जो चंद जो ख़वातीन मुअज़्ज़ज़ रिश्तेदार हैं उनकी भी ऑडियो लीक है और उसमें वो भी स्क्रूटनी करनी है। साथ ही साथ जो अगर वो ऑडियो लीक सही है या गलत है ये तो अभी डिटरमिन होना है, लेकिन उसमें 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के नाम भी आए थे और उन तीनों के नाम लेके अगर हुकूमत ने अगर ये बात की है तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, वन शुड नॉट बी जज ऑफ हिज ओन कॉज। तो अगर ये वॉलंटरीली रिफ्यूज कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। पहले भी यही सिलसिला चलता रहा कि बेंच इस तरह बनना चाहिए, किसी हुकूमत ने एतराज़ किया, दूसरी पार्टी ने कहा नहीं यही रहना चाहिए और हम ये बार बार पाकिस्तान बार कौंसिल के प्लेटफॉर्म पे ये अर्ज करते रहे कि फुल बेंच बना दें या अगर लार्जर बेंच बनाना है, 9 रुकनी बेंच बनाना है तो ऊपर वाले 9 जो सीनियर मोस्ट हैं या 7 सीनियर मोस्ट हैं उनको, ताकि पिक एंड चूज का तासर जो है वो नहीं जाना चाहिए। वो हमारी बातें नहीं मानी गई तो अब अगर ये हुकूमत ये चाह रही है लेकिन लार्जर बेंच ने, पाशा साहब, जो लार्जर बेंच ने इस सारे प्रोसेस को कलअदम करार दिया है, चीफ जस्टिस साहब का तो ये कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन है गोया कि उसके अंदर बड़ी एक तरह से एनॉमलीज हैं, गोया जो प्रैक्टिस रही है माजी में कि चीफ जस्टिस को लिखा जाता है गोया कि वो नहीं लिखा गया। और जो बुनियादी सवाल है कि ये ऑडियो टैप कौन करता है, गोया कि उस सवाल को एड्रेस करने के वाले से भी TORs में कुछ शामिल नहीं है। तो जो वो बेंच है वो तो ग्राउंड्स कुछ और ले रहा है। जी, TOR में शामिल नहीं है, लेकिन जो कमीशन है उसने जो अपना पहला ऑर्डर किया उसमें ये उन्होंने लिखा
कि ये पता चलना चाहिए कि ये किसने ऑडियो रिकॉर्ड किया और लीक किया है। देखिए, किसी ने तो ये करना है, चाहे वो कोई हुकूमती इदारा हो, FIA या कोई और एजेंसी, या फिर जो जुडिशल कमीशन। मैं समझता हूँ कि अगर इसमें किसी आला अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज का नाम शामिल है तो फिर ये जो कमीशन है इसकी जो फॉर्मेशन है, जिसमें एक सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन और 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान बतौर मेंबर शामिल किए गए हैं, तो इससे बेहतर और कोई बेंच हो नहीं सकता कमीशन जो कि ये स्क्रूटनी करे कि ये किसने बनाई है, कौन है इसका जिम्मेदार, और अगर ये चीजें, ये ऑडियो ठीक है तो फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ये गलत है तो जिन्होंने ये बनाई है उनको जो है वो कटहरे में लाना चाहिए। देखिए, ये बड़ी बहुत अहम बात है कि सही, बिल्कुल ये जरूर ये एरिया जरूर एड्रेस होना चाहिए। लेकिन आबिद साकी साहब की तरफ मैं ये नुक्ता लेके आऊँगा, जो काजी फाजिसा साहब ने सर जिस दिन काम रोका है, कमीशन ने काम रोका है, उस दिन उनके कुछ आर्गूमेंट्स भी सामने हमारे आए हैं, कुछ रिमार्क्स भी आए हैं, जिनमें उनका कहना ये था कि इस कमीशन को तो बुनियादी काम इन ऑडियोज़ के बारे में ये जानना है कि क्या ये असली हैं या कहीं नकली तो नहीं है। बट हुकूमत वक्त ने जो TORs बनाए, गोया कि उसमें तो इस कमीशन को सज़ा तजवीज़ देने के भी इख्तियार दिया गया है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, क्योंकि काजी साहब तो ये समझ रहे हैं कि शायद इसकी हमने असलियत जाननी है इन ऑडियोज़ की, लेकिन हुकूमत वक्त तो चाह रही कि कमीशन सज़ा भी तजवीज़ करे। तो इस क्लैरिटी को भी कहीं ज़रूर एड्रेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इस उबाम को, मेरे ख्याल में। मेरा ख्याल है ये क्लैरिटी पहले से आइन के अंदर मौजूद है कि अगर ये कमीशन इस नतीजे में पहुंचता है कि ये ऑडियो लीक जो हैं ये असली हैं और इनका कोई जो पेंडिंग जजमेंट्स थी उन पर कोई इन्फ्लुएंस बनता है, तो फिर वो उनकी रिकमेंडेशन तो कंसीडर होंगी ना बाय द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा तो कोई इदारा नहीं जिसके तहत आप सुपीरियर जुडिशरी के जजेस को प्रोसिक्यूट कर सकें या उनको प्रोसीड कर सकें। ये तो अलग बात है, लेकिन इसमें बुनियादी बात है कि अगर TOR में ये चीज भी शामिल कर दी जाती कि कमीशन इस बात को भी आइडेंटिफाई करे कि ये किस एजेंसी और किस इदारे ने ये ऑडियो रिकॉर्डिंग की है, और इलीगल इंटरसेप्शन और इलीगल जो रिकॉर्डिंग है ऑफ द प्राइवेट डिस्कशन ऑफ द इंडिविजुअल्स, क्या वो आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में निजी गुफ्तगू और राइट टू प्राइवेसी जो है उसको मुतासिर तो नहीं करती। तो मेरा ख्याल है ये फिर ज्यादा मुनासिब भी होता और इससे आम शहरी की इज्जत भी महफूज हो जाती, जिसको ये नहीं पता कि उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, उसकी सर्विलेंस की जा रही है या उसकी कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, मैं आबिद साहब ये भी जानना चाह रहा हूं कि माजी में भी कुछ इस तरह की ऑडियोज हमारे सामने हैं, बिलखुसूस शहबाज शरीफ के बतौर प्राइम मिनिस्टर, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह साहब की, और उससे पहले अगर हम माजी में चले 90s के अंदर तो शहबाज शरीफ साहब की और जस्टिस कयूम साहब की। तो क्या इन ऑडियोज को भी इस कमीशन के सामने रखा जा सकता है, क्योंकि बहरहाल उनको भी तो क्वेश्चन किया जाना है ना सर? नहीं, लेकिन वो तो पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो गई ना, ये वो मलिक यूब वाली जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी उसके नतीजे में सर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, आज एक गुफ्तगू करने वाला मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है सर। नहीं, मैं ये कहता हूँ वो है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अगर उसको TOR में शामिल करना चाहे तो कर लें, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो बात तो तय हो चुकी, उसके बाद फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद वाला जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होकर वापस रिमांड भी हुआ, और उसमें वो जज साहब का बायस जो है वो एक हद तक साबित हो गया उस बुनियाद पे। तो वो अब एक पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर गवर्नमेंट उसको अब दोबारा री एग्जामिन करना चाहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं समझता हूँ ये भी होना चाहिए। और इससे पहले भी अगर इस तरह के कोई वाकयात हुए हैं तो उनको भी एग्जामिन किया जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बुराई वाली बात। छोटी सी ब्रेक मैं लूंगा नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो स्पीकर की पार्लिमानी कमेटी बनी है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है और ये क्या कर सकती है, और साथ में जो इमरान खान साहब से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि अब उनका मुकदमा भी फौजी अदालत में चल सकता है, इस हवाले से दोनों माहिरीन की राय लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। पाशा साहब आपकी तरफ आऊँगा सर, ये जो
पार्लिमानी कमेटी स्पीकर ने बनाई है सर। अमूमन देखा गया है कि पार्लिमानी कमेटीज़ के पास कोई जुडिशल पावर्स तो है नहीं। इस एक्सरसाइज का आपको क्या लग रहा है कि मकसद क्या हो सकता है? क्योंकि कमीशन को काम करने से रोका गया है, तो हुकूमत ने अब दूसरे फोरम को अडॉप्ट कर लिया है। इसके पीछे मकासद आपको क्या लगते हैं सर? देखिए, हुकूमत तो ये चाहती है कि ये जितनी भी ऑडियो लीक्स हैं ये इनका कोई थ्रेश आउट करना चाहिए और कुछ ट्रुथ सामने आ सकता है तो वो आए। शायद यही एनालॉजी ले के तो हुकूमत ने जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी कर दिया है कमीशन के हवाले से, तो उन्होंने पार्लिमानी कमेटी बना दी। वैसे तो पार्लिमानी कमेटी जो है वो तफ्तीश तो कर नहीं सकती, ना इस तरह की कोई इंक्वायरी कर सकती है, ना ही उनके पास ऐसे कोई डिवाइसेस हैं कि ये पता चला सके कि क्या ये जो है ऑडियो लीक ये ओरिजिनल है या ये इसमें पैचिंग की गई है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो ऐसे प्रेशराइज करने वाले टैक्टिक्स ही हो सकते हैं, अदरवाइज कोई इसमें सब्सटेंस मुझे नजर नहीं आ रहा। या अगर कोई इदारा होता, फर्ज कर ले FIA होता या और कोई एजेंसी होती, फिर बात बनती थी, या फिर इसका जो वाहिद हल था वो और बेहतरीन हल वो कमीशन ही है, जो कि वो एक्ट 2017 के तहत कमीशन की तश्कील कर दी हुकूमत ने। सही। और पाशा साहब इनफैक्ट क्या कहेंगे, ये जो कल सदर पाकिस्तान ने भी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के ऊपर से साइन किया, उसके बाद अब ये बहस छिड़ी है कि बुनियादी तौर पे ये अब जहांगीर तरीन साहब को और मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देने के लिए एक्ट आया गया है, तो क्लैरिटी है इस एंड पे कि अब वो रिव्यू में जा सकते हैं और उनको जो ताहयात न्यायालय की सजाएं हुई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी? देखिए, इसमें दो बातें शिराजी साहब। एक तो जो पानामा लीक्स में मियां नवाज शरीफ साहब को सजा हुई, मेरा ख्याल है कि उसमें रिव्यू भी उनकी खारिज हो चुकी थी, उसमें तो वो तो इस जुमरे में नहीं आता। अलबत्ता जो बाद में पिटीशन हुई ये क्लैरिफिकेशन के लिए कि ये सजा जो है वो कितने अरसे के लिए हुई है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि ये लाइफ टाइम है, इसका बेनिफिट नवाज शरीफ साहब ले सकते हैं। लेकिन वो लोग भी बेनिफिट ले सकते हैं शिराजी साहब, मसलन नेस्ला टावर वाले कराची, सैकड़ों खानदान जिन्होंने अपनी जमा पूंजी सारी लगा दी और उनको किसी अदालत से सुनवाई ना मिली, कोई किसी अदालत में वो केस नहीं लेकर जा सके, अगर वो गए भी तो उनको मुंह की खानी पड़ी। 184(3) में जुरिसडिक्शन अज्यूम करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको बेदखल कर दिया, वो सड़क पे आ गए और वो लोग वो सारा गिरा दिया गया। देखिए, सारे मीडिया मैन, मुझे नहीं समझ आ रही मीडिया नवाज शरीफ और तरीन साहब के अलावा तीसरा कोई नाम नहीं ले रहा कि इस एक्ट से उनको बेनिफिट मिलेगा। ऐसे बेशुमार जरूरतमंद हैं जो कि 184 की जद में आके लाचार होके घर बैठे हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, अल्लाह की अदालत के अलावा और उनके पास कोई नहीं था। अगर हुकूमत ने, मैं समझता हूं कि ये उनको राइट दे दिया है तो ये अवेल करना चाहिए। फॉरगेट अबाउट नवाज शरीफ एंड तरीन, बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं, इनको हक मिलना चाहिए। मेरा ख्याल है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। यकीनन सर, इसमें कोई शक नहीं है कि ला सब के लिए बराबर होना चाहिए। आबिद साकी साहब, एक और भी जो अहम सवाल है, बहरहाल अब क्या करें, मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना हाई है सर कि अब मीडिया भी सियासत के अलावा और क्या डिस्कस करे, अगर जो बात कुछ और मामलों को हम ज़रूर देखते रहते हैं जैसे मईशत है जो कुछ और। सर, इमरान खान साहब के बारे में 9 मई के वाक़यात को लेकर अब कहा जा रहा है और 2 वफाकी वज़रा कह रहे हैं, बड़े सीनियर लोग हैं, वो कह रहे हैं कि उनका मामला भी फौजी अदालत में जाएगा। आपको लगता है सर वाकई एक ऐसा शख्स के जो इन दिनों में गिरफ्तार था, अगर कहीं इस्टेब्लिश हो जाता है कि कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी हुई है कि जिसका मास्टरमाइंड वही है, तो उनके लिए प्रॉब्लम आपको लगता है कि हैं? फिर मेरा शायद साहब इस पर मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। मेरी राय ये है कि सिविलियंस का और पर्टिकुलरली पॉलिटिकल वर्कर्स का जो मिलिट्री ट्रायल है वो बिल्कुल अनजस्टिफाइड। हमारे यहाँ रेगुलर लॉज मौजूद हैं, अगर उनके खिलाफ एविडेंस है तो उनको उन कवानीन के तहत ट्राई किया जा सकता है और उनको फिर आर्टिकल 10A की जो फेयर ट्रायल की जो प्रोटेक्शन है, जो पहले आइन में नहीं थी 18वीं तरमीम के बाद,
ये माजी के जो बहुत तवील खौफनाक सफर करके सियासी कायदीन मुख्तलिफ 11-11 साल जेलों में रह के जब बाहर आए तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये तो नहीं होना चाहिए कि किसी बंदे को अनफेयर इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पे और बिल्कुल वन साइडेड अनफेयर ट्रायल की बुनियाद पे आप कन्विक्ट कर दें, बल्कि 11 साल तक तो जरदारी साहब की जो जमानतों की तारीखें पढ़ती नहीं है और उनकी ये कोई एडजुडिकेट नहीं हो सका कोई मैटर उनका, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक आईनी सेफ गार्ड प्रोवाइड करने के लिए आर्टिकल 10A को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। आर्टिकल 10A बुनियादी हक है और वो ये कहता है कि फेयर ट्रायल और फेयर एडजुडिकेशन जो है ये फंडामेंटल राइट है। सर अपील का हक तो यहाँ पे भी है ना, अपील तो यहाँ पे भी कर सकते। अपील का कोई हक नहीं है, तो मिलिट्री ट्रायल का कहाँ अपील का हक है? वो अपील का हक भी सिर्फ फील्ड कोर्ट मार्शल और आर्मी चीफ तक है। जो आईनी अदालतें हैं उनके पास अपील का इख्तियार नहीं है, वो जुडिशियल रिव्यू में सिर्फ ये देख सकते हैं कि मेलाफिटी थी, क्राइम नॉन जुडिस है या विदाउट जुरिस्डिक्शन है, वो सिर्फ 3 चीजें जो है उनको एग्जामिन कर सकते हैं। उनके पास वो अपैलेट जो पावर्स हैं वो नहीं है कि वो एविडेंस को एग्जामिन कर सकें, एविडेंस को देख सकें और उसको वो फिर अपनी उस पर अपनी ओपिनियन फॉर्म कर सकें। तो ये कहना कि उनको अपील का हक है ये मिसप्लेस बात है अंडर द लीगल डिस्पेंसेशन। तो मेरा व्यू ये है कि किसी भी सिविलियन को आप फौजी अदालतों में ट्राई नहीं कर सकते, उसमें आर्टिकल 10A बहुत बड़ी रुकावट है जो आपको फेयर ट्रायल और फेयर एडजुडिकेशन का फंडामेंटल राइट देता है। ठीक है, पॉइंट टेकन। मैं इनफैक्ट ये भी सर जानना चाहूँगा क्योंकि अलकादर ट्रस्ट के अंदर भी आज खान साहब को JAT ने बुलाया था, नहीं गए, उन्होंने तहरीरी जवाब भेजा जिसको कबूल भी नहीं किया गया। बट सर हम जब से ये केस सामने आए एक सवाल बुनियादी तौर पे कम अज़ कम मैं तो पूछ रहा हूँ कि ये जो प्रिंसिपल एक्यूज्ड है इसमें वो क्या वो शख्स है कि जिसने इस मुल्क से 190 मिलियन पाउंड मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बरतानिया ले गया और फिर वहाँ पे नेशनल क्राइम एजेंसी ने उसको पकड़ा और फिर पाकिस्तान के वापस हवाले कर दिया, उसके बारे में अभी तक कोई बात नहीं कर रहा। सर ये कोई क्या वजूहात है? ज़रूरत नहीं है मलिक रियाज साहब को पकड़ने की, इन्वेस्टिगेट करने की, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई सियासी मसला दरपेश है? मैं समझता हूँ वाज़ेह है कि अगर मेन जो एक मरकजी किरदार है सारी कहानी का उसको अगर आप इन्वेस्टिगेट नहीं करते तो इससे ये तासर तो पैदा होता है ना कि आप सिलेक्टिव प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं, अगर कानून सबके लिए बराबर है तो इसमें ताकतवर और कमजोर के दरमियान तफरीक नहीं होनी चाहिए। और अगर मुल्क के असासे किसी गलत अंदाज में उनको यदि किया गया है, उनके साथ अनफेयर और इनजस्टिस हुई है और उनकी एम्बेजलमेंट हुई है, मिसअप्रोप्रिएशन हुई है, तो फिर उसको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए और उसको भी प्रोसीड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ, ताकि ये तासर तो कायम ना हो कि ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, जैसे सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी इमरान खान साहब के दौर में होती रही। बहुत शुक्रिया, कार चल रहा है। बहुत शुक्रिया आबिद साकी साहब, हसन रजा पाशा साहब। नाजरीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जब वापस आएंगे तो जिनसी और सिनफी तशद्दुद से मुतालिक कुछ कवानीन तो ज़रूर बने हैं लेकिन क्या इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, और जो इसका शिकार होने वाले लोग हैं क्या उनको फौरी इंसाफ मिल भी पा रहा है कि नहीं पा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। नाजरीन, जिनसी और सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद भी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है, और अगरचे इस हवाले से 2021 में एंटी रेप एक्ट आ चुका है लेकिन अभी भी ये जराइम इस तरह के हो रहे हैं। सिंध हुकूमत भी कोशिश कर रही है और इस हवाले से निजी तंजीमों के साथ मिल के एक एफ़र्ट हो रही है कि इस तरह के जो जराइम हैं उनको रोका भी जाए और अगर होते हैं तो जो मुलज़मान जो मुजरिम हैं उनको सज़ाएँ भी मिल पाएँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बसाम अली दाब, आप माहिर कानून हैं और आपका ताल्लुक़ लीगल एड सोसाइटी है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बसाम साहब क्या कहेंगे? इनफैक्ट अगरचे हम कहें कि 2021 में कानून भी आ चुका है, उसके बाद निजी तंजीमें और अब हुकूमत सिंध भी कोशिश इस हवाले से कर रही है, बट लगता है आपको कि इस तरह के केसेस अब आइडेंटिफाई भी हो रहे हैं और मुकदमात भी चल रहे हैं और लोगों को सजाएं भी हो पा रही हैं? जी बिल्कुल, 2 ऐसे लॉज हैं जो पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं। एक जो है वो एंटी रेप एक्ट है और एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021 है।
क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में रेप की डेफिनेशन को थोड़ा वाइड कर दिया है, उन्होंने उसका स्कोप बढ़ा दिया है और उसमें काफी सारी चीजें जो है उन्होंने क्लैरिफाई और एक्सप्लेन कर दी हैं, जिसकी वजह से अब रेप के केसेस में काफी ज्यादा हमें हेल्प होती है प्रोसिक्यूशन को। उसके अलावा एंटी रेप एक्ट है, वो रेप के जो प्रोसीजरल लॉज हैं उनको काफी ज्यादा उसने अमेंड किया है और एक स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है। अब सिंध के अंदर इस चीज के को लेकर काफी अभी काम हो रहा है और हम जो भी देखते हैं कि अवेयरनेस काफी लोगों में बढ़ गई है। अब क्राइम की रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है पहले से। अगर हम सर्वे देखेंगे तो इस ईयर के मुताबिक लास्ट ईयर से काफी ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उसकी ये वजह नहीं है कि पहले कोई क्राइम कम हो रहा था, बट लोगों में अवेयरनेस ज्यादा आ गई है, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अब इस क्राइम को लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। और अब सिंध के अंदर जेंडर बेस्ड वायलेंस की स्पेशल कोर्ट्स भी हैं, जिनमें ऐसी कोर्ट बनी हुई है जिनमें सिर्फ जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस जो है वो उन्हीं कोर्ट्स के अंदर चलते हैं और इनके जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हैं वो भी अब इनमें ही सिर्फ फंक्शन करते हैं ऐसी कोर्ट्स के अंदर। अच्छा बसाम साहब, आपने ये तो बता दिया कि आप लोग एक तरह से इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो ये था कि जो फिगर्स हमारे सामने एक्चुअल फिगर्स नहीं होते बल्कि बहुत सारे अनरिपोर्टेड होते हैं। लेकिन इससे जो अगला चैलेंज है वो है कानूनी चाराजोई, गोया कि सारे मामले को लेकर अदालतों में जाना और इंसाफ का असूल। नॉर्मली तो हमने देखा है कि जो विक्टिम होते हैं वो वैसे बड़े गरीब बेचारे लोग होते हैं, वो इस काबिल नहीं होते कि अपने अखराजात अदालतों के खुद बर्दाश्त कर सके। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है और इस हवाले से भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई हेल्प आउट किया जा रहा है उनको, ये इस एरिया को एड्रेस करने की भी जरूरत है? जी बिल्कुल, काफी हद तक उनको हेल्प आउट किया जा रहा है। जैसे कराची के अंदर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर अब एक स्पेशल रूम उन्होंने बना दिया है फॉर केसेस जो विक्टिम्स हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के, और उनको प्रोसिक्यूटर रूम के अंदर तैयारी उनकी करवाते हैं। लेकिन काफी चीजें ऐसी भी हैं कि ऑब्वियसली कोर्ट के अंदर जब कोई आता है कोई विक्टिम तो उसका एक्सपेंस आता है और विटनेसेस को बुलाने के लिए भी उनके एक्सपेंसेस लगते हैं। वो चीजें कवर्ड उस तरह से नहीं है, जिसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि जेंडर बेस्ड वायलेंस की अलग कोर्ट्स हैं, लेकिन वो कोर्ट्स भी काफी हद तक ओवरबर्डन है क्योंकि उसमें बाकी केसेस भी चल रहे होते हैं। अभी तक सिर्फ ऐसे ही कोर्ट्स नहीं बनी है जिसमें सिर्फ जेंडर बेस्ड वायलेंस की केसेस चलें। तो अब जो जेंडर बेस्ड वायलेंस का जो विक्टिम है जब वो आता है तो वो 10 तरह के और केसेस भी वहां पे चल रहे होते हैं। उनके अक्यूज पर्सन और उनके जो वहां पे लोग होते हैं वो भी, उनसे भी उनकी इंटरेक्शन होती है। तो एक बड़ा डिप्रेसिंग सा माहौल होता है उनके लिए कोर्ट में आना। और उसके बाद सोसाइटल प्रेशर अलग होता है, पुलिस का प्रेशर अलग होता है, कोर्ट में वो पहले आए हुए नहीं होते, उनका एक अलग उन पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट। बड़ा अहम नुकता आपने उठाया बसाम साहब। मैं चाहूँगा कि इस वक्त हमें ज्वाइन किया डॉक्टर समिया सैयद साहिबा ने। आप पुलिस सर्जन कराची और मेंबर पार्लिमानी कमेटी बराए एंटी रेप एक्ट 2021। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा वक्त देने के लिए। इनफैक्ट एक तो जो बसाम साहब ने नुकता उठाया है कि जब आम अदालतों में इस तरह के केसेस चलते हैं तो बड़ी एक डिप्रेसिव किस्म की सिचुएशन होती है और उसमें शायद वो अपने आप को इनसिक्योर भी फील करते हैं और इस तरह के जो विक्टिम्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को बाहर ज़्यादा कोई ओपन नहीं होने देते, वो छुप के रहना चाहते हैं। एक दूसरे वाले से दूसरा ये कि जो मुताल्लिका महकमे आपके ख्याल में जो इन सारे मामलात को देख रहे हैं उनमें कोई कोऑर्डिनेशन अच्छी है या आपको लगता है कि वहाँ पे भी एक बहरहाल गुंजाइश मौजूद है अच्छी कोऑर्डिनेशन के जरिए? और फिर खुसूसी अदालतें जो कह रहे हैं बसाम साहब, अगर अलग हों अदालतें तो शायद इस हवाले से लोग और ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एक चीज तो मैं बताऊं कि हमेशा गुंजाइश तो रहती है। ये मल्टी सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन की जो बात की जाती है ये कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई किसी भी क्राइम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है, स्पेशली जैसे आप रेप जैसे हीनस क्राइम की बात करें तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब तक 3-4 एजेंसीज जो इन्वॉल्व हैं इस सब चीज में वो जब तक मिलके काम नहीं करेंगी तो आपको फायदा उतना नहीं दिखाई देगा। तो ये जो एंटी रेप एक्ट है 2021, ये इसमें यही प्रोविजन है कि जी इस घिनौने फेल को एज अ हीनस क्राइम, इस हीनस क्राइम को फ्रंट फुट पे जाके ना सिर्फ होना है बल्कि साथ ही साथ इसका जो मेडिको लीगल है वो फौरन होगा। जो मेडिको लीगल ऑफिसर है उसका और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का कनेक्शन एक स्ट्रॉन्ग होगा। फिर थर्ड स्टेप पे जब प्रोसिक्यूटर पे बात आएगी तो मतलब ये 3 एजेंसीज जो हैं ये मिलके एक काम करेंगी। तो जब ये मिलके काम करेंगी तो आपके पास कन्विक्शन रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अभी जैसे खुसूसी अदालतें हैं, खुसूसी हमारे पास प्रोसिक्यूटर्स हैं, स्पेशल हमारे पास आईओज हैं, इसी तरीके से मेडिको लीगल ऑफिसर्स हैं जो कि ऑलरेडी ट्रेन हो रहे हैं।
जब तक इन सबको एक साथ मिलकर ट्रेन नहीं किया जाएगा, जब तक इन सबको एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे ये बात नहीं कर पाएंगे या एक केस को लेके ये जुड़ के काम नहीं करेंगे, तब तक आप समझिए कि कामयाबी इतना नहीं दिखाई देगी। हमने इसको कराची में कुछ हद तक टेस्ट भी किया है JPMC में, और वहां हमने देखा कि जिन केसेस पे हमारे साथ लॉयर हजरात, हमारे साथ IO और प्रोसिक्यूटर्स मिलके काम कर रहे थे, तो उसमें हमको बहुत ही खातिरख्वाह उसमें हमें इम्प्रूवमेंट मिली। कन्विक्शन रेट हमारा बेहतर हुआ, बहुत हद तक बेहतर हुआ। तो डॉक्टर साहब, सिंध गवर्नमेंट के इस हवाले से जो कानूनी फ्रेमवर्क है उसके बारे में बताइएगा, और फिर जो वन स्टेप प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, ये इकदाम क्या आपके ख्याल में और किस तरह एक मुअस्सर साबित हो सकते हैं इस तरह के जराइम को रोकने में? गवर्नमेंट हैज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ लेजिस्लेशन। यहाँ पर यह है कि मतलब सिंध का सूबा जो है वो बहुत हद तक बेतहाशा उससे सॉर्ट ऑफ लेजिस्लेशन, ना सिर्फ लेजिस्लेशन बल्कि आप समझिए कि औरतों के हुकूक का एक समझिए कि उनके लिए बढ़ चढ़ के काम करता है। हमारे पास जो वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर का मॉडल है वो काम कर रहा है JPMC में। अब जो वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर है उसका मॉडल ये कहता है कि एक कोई भी चाहे वॉक इन हमारे पास कोई रेप विक्टिम आ जाए, या वो पुलिस के थ्रू रेप विक्टिम आए, या वो पीड डिपार्टमेंट या गायनी डिपार्टमेंट के थ्रू हमारे पास रेफर हो जाए, उसका इमीडिएटली जो है वो वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर में मेडिको लीगल एग्जामिनेशन होना, उसके साथ साथ IO को इन्फॉर्म होना, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कंसर्न पुलिस स्टेशन के इन्फॉर्म होना, मतलब IO विल बी इन्वॉल्व फ्रॉम द वर्ड गो, इफ नॉट अर्लियर, तो इमीडिएटली as soon as the medico legal is being done. Alternatively, अगर कोई IO के थ्रू हमारे पास आ जाता है, तो IO के साथ पुलिस के थ्रू आते हैं, तो उनको भी यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा। फिर एक सपोर्ट सिस्टम होगा उस रेप विक्टिम के लिए, जो ना सिर्फ उसको लीगल एड बल्कि उसके लिए साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन पे भी बात करेगा, और रेफरल पाथवेज भी इन्वॉल्व होंगे। इसके साथ साथ हमारे पास जैसे वुमेन पुलिस स्टेशन सदर है, वहां पर हमारे पास 2 कमरे भी अवेलेबल हैं विद द कोऑपरेशन। अगेन ये बात जो मैं करी ये इंडियन एजेंसी कोऑपरेशन के बगैर नहीं हो सकती। वो 2 कमरों में हम रात के वक्त या शाम के वक्त जब हम दारुल अमान किसी रेप विक्टिम को नहीं भेज सकते हैं, तो उनको वहां भी रखा जा सकता है। तो इट्स अ मॉडल व्हिच इज आइडियल। मैं चाहूँगा सर बसाम साहब को भी शरीक गुफ्तगू करें। बसाम साहब, इनफैक्ट हम बाज़ का देखते हैं कि हम जराइम को रोकने की कोशिश तो करते हैं, बट उसका जो रूट कॉज है, गोया उसके जो रीजंस हैं, उसको लेके आपको लगता है कि ऐसे मुजरमों की कोई साइको एनालिसिस भी होना चाहिए कि वो वजूहात क्या हैं कि वो इस तरह के जराइम में मुलव्वस होते हैं? तो किस हवाले से भी आपको लगता है कि निजी तंजीमें या फिर हुकूमत वक्त की जानिब से कोई इनिशिएटिव लिया गया हो कि जो जराइम में मुलव्वस लोग हैं उनका साइको एनालिसिस भी हो, ताकि इसकी वजूहात जानी जाएं जो जराइम हो रहे हैं? जी, आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे रेज किया है। इसमें मेरा ये मानना है कि मोस्टली जो क्राइम कमिट होता है उसमें ज्यादातर जो मुलव्वस लोग होते हैं वो अक्सर साइको पेशेंट्स नहीं होते, उनको कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन नहीं होती। इट इज वेरी रेयर ऐसा होता है कि किसी को कोई साइकोलॉजिकल इशू हो। मोस्टली जब जेंडर बेस्ड वायलेंस और इस तरह की चीजें होती हैं तो वो पावर डायनामिक्स को लेकर होती हैं। जब भी इंसान किसी पावरफुल पोजीशन में आता है किसी और से, और हमने देखा है अपनी एक रिसर्च और सर्वे के अंदर कि ज्यादातर अपने घर के लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, या ज्यादातर वही लोग जो किसी को जानते हैं। उसमें हमारे पास मैंने रिसेंटली हमारी NGO है लीगल एड सोसाइटी, हमने रिसेंटली स्टेप फादर ने अपनी स्टेप डॉटर को रेप किया, इस तरह के केसेस भी देखे हैं। एक चाचा ने अपनी उसका भी रेप किया है, उसके भी केसेस देखे हैं, और फादर इन लॉ ने रेप किए हैं, वो भी देखे हैं हमने। तो इसमें कोई और उनको कोई अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल कंडीशन नहीं होती, दे जस्ट फील पावरफुल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, एंड मोस्टली उनकी ऑलरेडी शादियां भी हुई भी होती हैं, उनकी अपनी वाइफ्स भी होती हैं, लेकिन फिर भी वो इस गिनौने फेल में आ जाते हैं। तो इसकी अगर साइकोलॉजिकली हम देखें तो इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। सही। तो डॉक्टर साहब इनफैक्ट बड़ा अहम नुकता उठाया है कि वो जो एक इनफैक्ट दे फील देमसेल्फ पावरफुल, गोया कि लगता है कि ताकतवर हैं, और वो जाहिर सी बात है उसी की बुनियाद पे शायद इस तरह के क्राइम कमिट करते हैं। तो ख़वातीन के एंड पे बिलखसूस, क्योंकि अभी तक तो लगता ही है कि बड़ी डिप्रेसिव इन्वायरमेंट में रहती हैं, तो इस हवाले से भी हुकूमत वक्त की कोई, या आपको लगता है कि निजी तंजीमों को अंगेज करके कंपेन हो जिसमें घर घर जाके या इस तरह के कोई वर्कशॉप्स किए जाएँ
जहाँ पे ख़वातीन को थोड़ा सा हौसला दिया जाए कि वो इस तरह की डिप्रेशन से कैसे बाहर आ सकती हैं या अपने आप को कैसे पावरफुल फील कर सकती हैं कि जब इस तरह का कोई होने से अगर जुर्म तो अपने आप को कैसे वो डिफेंड करें या कैसे इससे बच पाएँ, कोई सवाल से भी स्ट्रेटजी इन प्लेस है? देखिए, इसमें यही जो एंटी रेप एक्ट की आप बात कर रहे हैं ना, इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो मीडिया का भी है, मीडिया का इसमें बाकायदा रोल है। घर घर जाना शायद इतना आसान ना हो गिवन द रिसोर्सेज दैट वी हैव, और हम चूंकि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री को बिलोंग करते हैं तो घर घर जाना तो मसला है, मगर घर घर पहुंचना मसला नहीं है। तो हमारे पास सबसे बड़ा जो चैनल है ना, हमारे पास मीडियम जो है वो है हमारे ड्रामे। अगर हम ऐसे ड्रामे बनाते हैं कि जिसके अंदर विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, जिसमें एक औरत अपने हक के लिए आवाज बुलंद करती है, जिसमें एक बच्ची के पढ़ने की बात होती है, या उन मराकज की बात होती है जहां उनको मदद मिल सकती है अगर उनके साथ ऐसा खुदा न खास्ता कोई चीज हो जाए, तो आई थिंक मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हम सारी चीज जो है ना, सारी जिम्मेदारी हम हुकूमत पे नहीं डाल सकते। इसमें हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सोसाइटी और हमारा जो मीडिया या हमारा जो आप समझिए जो एंटरटेनमेंट मीडिया है वो कितना बड़ा इसमें रोल प्ले कर सकता है, एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, बजाय ड्रामे में ये दिखाने के कि एक औरत है जो जिस पे जुल्म हो रहा है, जिससे एक उसके घर के अंदर जुल्म किया जा रहा है, तो उसको ये भी बताया जा सकता है कि उसके एम्पावर होने के या एम्पावरमेंट के उसके जराए क्या क्या हो सकते हैं। और एक और मैं आपको यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021 क्लियरली ये चीज कहता है कि क्योंकि ये जेंडर न्यूट्रल है, यानी कोई भी किसी का भी रेप कर सकता है, ठीक है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, और बच्ची का भी रेप हो सकता है। प्लस जरूरी नहीं है जैसे पहले हमारे पास वो था, एक प्रोविजन था कि जी पिनाइल पेनिट्रेशन हो, तो ये जो एंटी रेप एक्ट है 2021 ये कहता है कि जी ऑब्जेक्ट रेप भी एक चीज है, उसमें हमारे पास एनल रेप भी है, ओरल रेप भी है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू टेल द जनरल पब्लिक, वन, what is the new definition, two, what access do you have to the resources which have been made available to you, and number three, अगर आपके साथ खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाता है तो रास्ते क्या अवेलेबल हैं। और इन सबसे बढ़ के प्रिवेंशन की बात अगर हम करें तो जब तक आप विमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करेंगे, जब तक आप उनको एम्पावरमेंट हर तरीके से, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिसोर्सेज की हो, चाहे वो नॉलेज की हो, चाहे वो फ्रीडम की हो, चाहे वो लिबर्टी मतलब लिबर्टी दे सकें, आप औरत को फैसले का हक दे सकें, ये सब चीजें जब तक नहीं आएंगी तब तक इसकी प्रिवेंशन की तरफ या इवन इसकी लिटिगेशन की तरफ या इसके क्योर की तरफ हम नहीं जा सकेंगे। बड़ी अहम बात की डॉक्टर समिया सैयद, मेंबर पार्लिमानी कमेटी बराए एंटी रेप एक्ट 2021, और साथ में बसाम अली दारी साहब माहिर कानून थे। आप दोनों का शुक्रिया। नाजरीन, आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं, अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।